नमस्कार दोस्तों, मैं रामकेश राजभर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस हिंदी चैनल भारतीय दर्शन में। भारत देश इतना विशाल देश, इतना बड़ा देश और इतना समृद्धशाली देश हजारों साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। और ऐसा लगता है जैसे भारत देश हमेशा इस बात के लिए तैयार ही बैठा रहता था कि कोई भी आए, गुलाम हम बनने के लिए तैयार हैं। भारत देश एनी टाइम कभी भी कोई भी आक्रमणकारी आया, ये गुलाम बन गया। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे इतिहास के पन्नों को तो ऐसा लगेगा जैसे भारत देश हमेशा तैयार ही बैठा रहता था कि ये देश कोई भी आए और गुलाम बना ले। इतने छोटे छोटे देश, हॉलैंड, स्पेनिश, डच, फ्रांसीसी, इंग्लैंड, ये सब इतने छोटे देश थे। हमारे देश के आगे इनकी कोई हैसियत नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। आक्रमणकारियों में बाबर, हुमायूं, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी और इस तरह के जितने भी आक्रमणकारी इस देश में आए, सब ने भारत देश को गुलाम बनाया। इसके पीछे कारण क्या था? क्या हम कमज़ोर थे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत समृद्धशाली देश थे। इतिहास में ये चीज़ तो मिलता ही है कि हम काफ़ी समृद्धशाली देश थे और बड़े बड़े शासक थे, बड़े बड़े योद्धा थे। उसके बावजूद भी हमारा देश ये गुलाम हुआ और हजारों साल की गुलामी में रहा। एक छोटी सी कहावत है कि अगर रास्ते में चल रहे हैं, ठेस लगती है, तो उससे जो व्यक्ति नहीं सीख पाता है उसको फिर दोबारा ठेस लगती है और फिर भी नहीं सीखा तो तीसरी बार लगती है। और ये गलती वो जितनी बार करता है उतनी बार उसको ये ठेस लगती ही रहती है। तब तक नहीं वो बंद होता जब तक वो अपने चलने के तरीके में बदलाव नहीं ले आ लेता। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे भी साथ हुई, हिंदुस्तान के साथ भी यही परिस्थिति रही। सिकंदर से लेके ब्रिटिश हुकूमत तक, अंग्रेज़ों तक हम गुलाम हुए, आज़ाद हुए, गुलाम हुए, आज़ाद हुए, लेकिन हमने कुछ भी सीख नहीं ली। हमारे देश के लोग, हमारे देश के जो विद्वान लोग हुआ करते थे, नीति बनाने वाले, राज्य चलाने वाले, देश चलाने वाले, इन सब लोगों ने कुछ भी सीख नहीं लिया। ऐसी नीतियां बनाई और इस तरह की नीतियों को चलाया है हमारे देश में। उसका एक ही कारण रहा है, जो सबसे बड़ा कारण रहा है, वो ये कि जातिवाद। मैं जातिवाद पे ही आज विस्तार पूर्वक बात करना चाहता हूँ। बाकी टॉपिक तो बाद में किसी अन्य वीडियो में मैं बनाऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ जातिवाद पे बात करने की बात कर रहा हूँ। और ये ऐसी बात है कि इस पर विचार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि हमने आज भी, अभी भी हजारों साल में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारी पीढ़ियां बीत चुकी हैं, जो गलती उन लोगों ने की वही गलतियों को हम भी दोहरा रहे हैं। वो किसी और तरीके से दोहरा रहे थे, हम किसी और तरीके से दोहरा रहे हैं। तरीका बस सिर्फ बदला है, बाकी जो गलतियां हैं वो गलतियां नहीं बदली। गलतियां तो एक ही रही हैं, सेम रही हैं, बिल्कुल सेम है। जैसे कि आज की परिस्थितियां हैं वैसे ही उस समय की भी परिस्थितियां थीं और उसी तरह की गलतियां होती रहीं, चलती रहीं पीढ़ी दर पीढ़ी, और हम गुलाम बनते ही रहे, चलते ही रहे। और इसी तरह से चलता रहा तो आगे भी फिर हम गुलाम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा मुझे लगता है। कितने दिनों तक हम इस प्रथा और इस सोच के साथ चल पड़ेंगे और निकल पाएंगे? ऐसी सोच है हमारे पास। हजारों साल पहले की बातें मैं करूं तो उसमें आप इस चीज़ को ध्यान में लीजिए और देखिए। जो सबसे बड़ी बात रही है, सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारा समाज टूटा हुआ था, समाज बिखरा हुआ था। हमारे आगे जिन लोगों की कोई हैसियत नहीं थी, उसकी सिर्फ एक ही कमज़ोरी हमारी पकड़ में आई थी कि हम टूटे हुए थे। इसलिए वो हमारे साथ छेड़छाड़ करते थे
और हमारे ही बीच के लोगों को अपने पाले में कर लेते थे, हमसे भेद लेते थे, फिर हम पे हमला करते थे। हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी ताकत, सारी चीज़ें हमारे ही बीच में बैठे कुछ लोगों को फोड़ के वो जो है कि अपने पक्ष में करते थे, जानकारी लेते थे, उसके बाद फिर वो हम पे हमला करते थे और हम गुलाम बन जाते थे। ऐसा इतिहास में आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े जो राजा हैं, जो योद्धा हैं, उन सब लोगों के साथ यही हुआ है। वो चाहे पृथ्वीराज चौहान हों या फिर रानी लक्ष्मीबाई हों या नाना साहब पेशवा हों या इस तरह के जितने भी लोग हों, ये दो चार जो नाम हैं मैं इनको बता रहा हूँ, ये चर्चित हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो जितने भी राजा हैं, इन सब लोगों के साथ इसी तरह की बातें हुई हैं, इसी तरह का काम हुआ है। हमारे अपने लोग इतने दुखी, इतने परेशान रहे हैं हमारे लोगों के राजाओं से, उनके शासन से, उनकी व्यवस्थाओं से, जो कोई भी बहुत आसानी से उस पक्ष में चला जाता था और वो सारी बातें बताता था जो नहीं बताई जानी चाहिए। किसी भी देश की कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं जिसको लीक नहीं किया जाना चाहिए। अगर लीक होती है तो देश गुलामी में जाता ही जाता है, और ये बार बार होता रहा, मगर इस पर किसी का ध्यान नहीं रहा कि ऐसा क्यों, आखिर किस लिए ये चीज़ किया जा रहा है। अब आप उस पर नज़र डालिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पे कि आज से पहले जो जातिवाद की बातें थी, ये जातिवाद जिन लोगों को हमने निम्न बनाया, जिन लोगों को हमने शूद्र बनाया, अब किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से इतनी ज़्यादा मतलब नीचा, इतना ज़्यादा अपमानजनक जीवन हमने दिया, समाज ने दिया, हमारे जो विद्वान लोग थे उन लोगों ने यही चीज़ दिया, जिस वजह से वो त्रस्त थे। अब इनको बचाने के लिए, इनके लिए लड़ना कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा, क्योंकि जो आदमी जिसको दबा लेता है, प्रताड़ित करता है, वो आदमी उसके लिए क्यों लड़ेगा। हो सकता है मजबूरी में उसकी नौकरी कर रहा हो, लेकिन वो दिल से लड़ नहीं सकता। ये चाणक्य नीति में चाणक्य ने बहुत सीधा सा ये सिद्धांत दिया है कि अगर 10 लोग ही आपके पास हों लड़ने के लिए, मगर वो दिल से अगर खड़े हैं लड़ने के लिए, तो 100 लोगों पे भारी पड़ सकते हैं। लेकिन 100 लोग हों और वो मन से खड़े ना हों आपके साथ, तो वो आप जंग हार सकते हैं। ये सीधा सा सिद्धांत 2500 साल पहले चाणक्य नीति में दिया है चाणक्य ने। लेकिन फिर भी हम उन हिस्सों को कभी भी अमल में नहीं लिए। हमने समाज की ऐसी व्यवस्था की कि एक इंसान को इंसान नहीं समझा। एक इंसान जो हूबहू हम जैसा दिखता है, हम जैसा रूपरेखा है, रंग रूप है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी किसी एक व्यक्ति को ऊंचा स्तर दिया, किसी एक व्यक्ति को नीचा स्तर दिया, किसी को मध्यम स्तर दिया। ये क्या है? ये हमारी भूलें थी, ये हमारी गलतियां हैं। खैर, जो इतिहास में बीत गया, इतिहास में जो भी बातें हो गई, लेकिन आज जो हो रहा है, आज भी परिस्थितियां कुछ अलग नहीं हैं। कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें भी मतलब सामने आती हैं, लोग चर्चा करते हैं तो इस पक्ष को रखते हैं कि आज भी इसी चीज़ में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज की जो बातें हैं वो थोड़ा सा बदली हैं। आज का जो ऊंच नीच की बातें हैं, जो पहले की व्यवस्थाएं थे, उसमें इस समय जो है कि थोड़ी ढील है। वो व्यवस्थाएं थोड़ी टूटी हुई हैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक टूटी हुई हैं। अगर हम दूसरे दिशा में देखें तो एक तरफ जो टूटी हैं वो दूसरी दिशा में पनपी भी हैं, और वो पनपने का ये है कि आज जो बड़े लेवल पे पद पे है, वो आदमी अपने से जो बिना पद का व्यक्ति है उससे मतलब भेदभाव रख रहा है। अमीर आदमी गरीब से भेदभाव रख रहा है, बुद्धिमान आदमी कम बुद्धि वाले से भेदभाव रख रहा है, और नेता, राजा, ये सब लोग छोटे लोगों को किसी काम का नहीं, किसी वजूद में नहीं मानते। वो खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, खुद राजाओं के जीवन को जी रहे हैं और कहने को हम लोकतांत्रिक हैं। धर्म की बात की जाए तो दुनिया में जितने भी धर्म बने हैं, आज तक कोई भी धर्म ऐसा मंदिर नहीं बना सका जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो।
सभी को जाने की इजाज़त हो। और उन परंपराओं को, उन प्रथाओं को हम चला रहे हैं। जिन लोगों को हमारे ही देश में ऐसे लोग भी हैं मानने वाले कि अंग्रेज तो बहुत अच्छी व्यवस्था दे के गए हमको, वो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, मानवता के लोग हैं, मानवताकारी कानून बनाए, इस देश को दिया, दुनिया को दिया, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतांत्रिक कहते हैं। ये वही लोग हैं जो दोहरे जीवन को जीने वाले लोग हैं। एक तरफ तो ये खुद सारी दुनिया को ईसाई बनाने के लिए फंडिंग करते हैं, जगह जगह मतलब चर्च बनवाते हैं, और उन चर्चों में लोगों को कन्वर्जन करने का एक व्यवस्था चलाते हैं। दूसरी तरफ ये जो है कि धर्मनिरपेक्ष और सबको समान अधिकार के गाना और गीत गाते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत में कानून बनाए थे एक अलग तरह का, और यहाँ गीत गा रहे थे कि यहाँ लोगों को इंसान नहीं समझा जाता है, यहाँ पे छोटे और बड़े का भेदभाव है, ये गलत मतलब नियम है, गलत प्रथा है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में इन लोगों ने उस तरह का नियम बनाया था, कानून बनाया था कि शूद्र ऊंचे लोगों के साथ बैठ नहीं सकता। ऊंचा और शूद्र मतलब क्या? ऊंचा और शूद्र का मतलब जो गोरे लोग थे वो ऊंचे थे, जो काले लोग थे वो नीचे थे, वो नीच थे। तो वहाँ पे रंग भेद का कानून बनाया था। इसी कानून के तहत महात्मा गांधी को ट्रेन से उठा के फेंका गया था, और वो महात्मा गांधी फिर वहाँ जो किए वो इतिहास है, वो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद महात्मा गांधी यहाँ आते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी इंडियन थे और रंग में थोड़े काले भी थे, तो उनके ऊपर ये कानून अप्लाई हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने गलती से एक ट्रेन, चलती हुई ट्रेन में जो छूट रही थी उनसे, उनको ट्रेन पकड़ना ज़रूरी समझा, तो वो भागते भागते किसी तरह से एक बोगी में घुसे, और उस बोगी में अंग्रेज बैठे हुए थे। उसमें अब काले आदमी का जाना वर्जित था, और ये घुस गए क्योंकि ट्रेन इनको पकड़नी थी। तो उन लोगों ने जैसे ही ये घुसे, तुरंत ही इन लोगों ने महात्मा गांधी को पकड़ के वापस फिर बाहर फेंक दिया प्लेटफार्म पे। तो इस तरह का कानून वहाँ चलता था। ये वही लोग थे जो हिंदुस्तान में कहते थे कि यहाँ छोटे बड़े का भेदभाव है, इनकी व्यवस्थाएं खराब हैं, नीतियाँ खराब हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में तमाम तरह के चर्च खोल के गए, जहाँ पे आज भी कन्वर्जन का सिस्टम चलाया जाता है, नियम चलाया जाता है। जो कन्वर्जन कराएगा उसको पैसे देते हैं। ये ऐसी दोहरी जीवन जीते हैं, अपने यहाँ कुछ और, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम देके गए। एजुकेशन में डिग्री के आधार पर व्यक्ति को बुद्धिमान और मूर्ख बनाने के नियम बना के गए। उस परंपरा को हम आज भी चला रहे हैं, और उसी से हम मतलब खुद को देखते हैं, आंकते भी हैं। लेकिन ये अंग्रेज खुद अपने देश में उस कानून को नहीं चलाते। वहाँ डिग्री के आधार पर किसी को कोई नहीं योग्यता दी जाती। वहाँ योग्यता के आधार पर काम होता है, जिसके अंदर जो हुनर है, जो ज्ञान है, नेचुरली जो है, उसके आधार पर उसका आकलन किया जाता है। लेकिन हमारे देश में कागज़ के टुकड़ों को मान लिया जाता है कि ये बुद्धिमान है या मूर्ख है। ये इस तरह के दोहरी नीतियाँ हैं, और हम उसको समझते नहीं। हमारे देश के लोगों की मानसिक गुलामी इस कदर हो चुकी है, ऐसी हो चुकी है कि विदेश से आई किसी भी चीज़ को हम आंख बंद करके इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, महान मान लेते हैं। क्योंकि 2500 साल की गुलामी हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे मस्तिष्क को भी गुलाम बना लिया, हमारी सोच को भी गुलाम बना लिया। हिंदुस्तान में उत्पन्न हुई कोई भी वस्तु थर्ड क्वालिटी की है, और विदेशों से आई हुई किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु, चाहे भले ही वो जहर हो, जैसा कि कई हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन लोगों ने उस पर अध्ययन किया, उस पर रिसर्च किया, और उन लोगों ने रिज़ल्ट निकाल के ये समाज को दिया कि पेप्सी कोको कोला में जहर के अलावा और कुछ है ही नहीं। मगर फिर भी पेप्सी कोको कोला को बड़े शान से लोग पीते हैं। अगर कोई उसको कहे कि ये तो बेकार की चीज़ है, इसको ना पियो, तो लोग कहते हैं ये तो मूर्ख आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है, कैसी बात कर रहा है, सारी दुनिया तो पी रही है, सारी दुनिया और भी बहुत कुछ काम कर रही है, आप भी करो ना। सारी दुनिया कुएं में कूदेगी, आप भी कूदो ना। जापान पे परमाणु बम गिराया अमेरिका ने,
अब आप इस बात पे भी रो ना बैठ के कि हमारे ऊपर क्यों नहीं गिराया, क्योंकि अमेरिका ने तो दिया था जापान को परमाणु बम। आप भी मांगो उनसे कि हमारे ऊपर भी 2 परमाणु बम गिराओ। मैं अपने बुद्धि का जरा भी प्रयोग नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। बेवकूफ़ियत की इतनी ज़्यादा हमारी सीमाएं बढ़ चुकी है और गुलामी हमारे खून में घुस चुकी है। कब हम इससे बाहर निकलेंगे? इससे बाहर हमें निकलना ही होगा ना। अगर हम इससे बाहर नहीं हम खुद अपने देश का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कौन आएगा हमारे देश का सम्मान करने के लिए? ये उसी तरह की बात है जैसे शूद्रों में एक विशेष जाति है चमार जाति। अगर उसको कोई व्यक्ति कह दे कि चमार हैं आप, तो वो उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों भाई? आपको अपनी जाति से इतनी नफरत क्यों है? और किस बात से आप इतना, अगर आप खुद अपनी जाति को सम्मान नहीं देंगे तो दूसरा आपकी जाति को सम्मान से कैसे देखेगा? आप पहले खुद तो अपना सम्मान कीजिए, अपने जाति का, अपने नाम का, अपने कुल का। आपको अपने यहाँ से शुरू करना होगा, तब तो दूसरे लोग आपका सम्मान करेंगे। आप दूसरे से लड़ रहे हैं। छत्री अपने जाति को छत्री कहने पर नहीं मतलब चिढ़ता, उसको शर्म नहीं आ रही है। ब्राह्मण को भी अपनी जाति पर कोई शर्म नहीं आ रही है, फिर चमार जाति कह देने में ऐसा क्या है? मेरे समझ में नहीं आता कि आप मतलब एकदम से इस तरह उतावले हो जाते हैं, लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? इसके पीछे क्या मतलब कारण है? दूसरी एक और बात मैं करूं, आस्था पे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जो शूद्रों के मसीहा हैं, भारत देश के संविधान के निर्माणकर्ता हैं, निर्माता हैं। ठीक है, हमें गर्व है, बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लगभग सारी दुनिया में नाम है विद्वता में, और उनकी बुद्धिमानी है भी उस काबिल। ऐसे व्यक्ति हमारे पास रहे, हमारा सौभाग्य है। लेकिन एक बात मैं कहूँ ये कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारे देश में शूद्र समाज को बौद्ध बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि बौद्ध उन्होंने बना दिया, बौद्ध की बातों को अनुसरण किया और इस देश के लाखों लोगों ने बौद्ध की बातों का अनुसरण कर लिया। लेकिन बौद्ध के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलता है, बौद्ध की बातों को कोई भी मानता नहीं। बौद्ध बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं, वो धार्मिक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, और शायद मेरे समझ से बाबा साहेब से बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं वो। उनकी बातों को कोई भी जानना नहीं चाहता, सिर्फ एक मतलब नारा ले लिया है कि हम तो बुद्ध को मानने वाले हैं। मैं कहता हूँ आप बुद्ध को सिर्फ मानिए नहीं, उनको जानिए भी, उनको समझने का भी प्रयास कीजिए। सिर्फ बौद्ध का नाम ले लेने से आपके जीवन में कोई क्रांति नहीं आने वाली है। बुद्ध ने जो दिया है हमें तो उनके ज्ञानों से मतलब है, ना कि सिर्फ बुद्ध के नाम को जप लेने से मतलब है। ज्ञान को भी आप समझिए, ज्ञान को भी जानना चाहिए हमें। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो शूद्र समाज के लोग हैं उन सभी लोगों ने सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से ये बात माना है कि हम बुद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप बुद्ध बन जाइए, तो इन सभी लोगों ने मान लिया कि हम बुद्ध बन गए, बस काफ़ी है। जबकि ऐसा नहीं है, बाबा साहेब को कुछ भी लेना देना नहीं है। इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। जो बुद्ध क्या हैं, किस तरह से हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। बस बाबा साहेब अम्बेडकर एक राजनीतिक व्यक्ति थे, शुद्ध राजनीतिक व्यक्ति थे, और इस बात से ही ये पता लगता है कि बाबा साहेब को बुद्ध से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता। वो कहते हैं कि ईश्वर जैसी कोई बात भी नहीं है। फिर कहते हैं कि किसी भी तरह की कोई दिव्य शक्ति भी नहीं है। तो फिर बुद्ध को मानने का क्या वजह रह गया?
मेरे हिसाब से तो सिर्फ राजनीति रह गई बस। क्योंकि महात्मा बुद्ध जो हैं वो अध्यात्म की बात करते हैं, वो पुनर्जन्म की बात करते हैं, ईश्वरीय शक्ति की बात करते हैं, दिव्य शक्तियों का पक्ष लेते हैं, साधना का पक्ष लेते हैं, इन सब बातों का वो पक्ष लेते हैं। और बाबा साहेब इसका ठीक विरोध करते हैं, फिर भी बुद्ध को माना। क्यों? क्योंकि उनको अपनी भी राजनीति करनी थी, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति थे। तो ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से ही वो काम करेंगे और उनका ये करना उचित भी था, गलत भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति यही करेगा। तो उनका सिर्फ ये था कि जो शूद्र समाज है वो मेरे पक्ष में रहे बस, और वो करने में सक्षम रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके भलाई की बात वो नहीं सोचते थे, भलाई तो वो सोचते ही थे, भला भी किए, बहुत से मतलब इनका उद्धार किया है, उनके द्वारा शूद्र समाज का बहुत बड़ा कल्याण हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हमें ये करना चाहिए कि हर पहलू को बारीकी से सीखना चाहिए। इतिहास में जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो भूलें हुई हैं, उससे हमें सीखना चाहिए। हम समाज में टूट रहे व्यवस्थाओं को, आधुनिक हम हुए हैं, लेकिन किस दिशा में आधुनिक हो रहे हैं हम? जहर पीने के लिए, शराब पीने के लिए, या सिगरेट पीने के लिए? सिगरेट भी बड़े शान से लोग पीते हैं, मैंने देखा है। उसमें भी सिगरेट जो पी रहा होता है वो फूले नहीं समाता कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ। बीड़ी पीने वाले चोरी चोरी पीते हैं, जर्दा खाने वाले बीच में हैं, उनको ना शर्म है, ना मतलब शर्मिंदगी है, ना शान है। ये ऐसी मानसिकता अपनी गलत तो गलत है, चाहे कुछ भी हो। पेप्सी पी रहे हैं तो उसमें शान है, गन्ने का जूस पिए, गन्ने का जूस रख लें तो वो छोटी बात है। ये छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। इस तरह देश में तमाम भरा पड़ा हुआ है हमारे अंदर कचरे के रूप में। खेत में किसान करने वाला व्यक्ति खुद को छोटा समझता है। अमेरिका में जाके वही आदमी अगर रोड पे झाड़ू लगाए तो वो अपने आप को ऊंचा समझता है। ये क्या है? मानसिक गुलामी नहीं तो और क्या है? मेरे ये अपने व्यक्तिगत विचार हैं। अगर किसी को मेरी बातों से अगर ठेस पहुँचे तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। हाँ, आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैंने जो कहा है, मैं जो सोच रहा हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना मैं सही हूँ या गलत हूँ। जो भी, तो अपनी राय को कम से कम कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मैं भी मतलब इस चीज़ को समझ सकूँ। अगर मैं भटका हूँ तो मुझे भी समझाने का, बताने का आपका जिम्मा है, क्योंकि मैं भी आपके समाज से बंधा हुआ हूँ। आप मुझे नहीं समझाएंगे, मैं आपको नहीं समझाऊंगा, तो फिर कौन हमें समझाने आएगा? हमें समझाने कोई नहीं आने वाला, हमें तो गुलाम बनाने के लिए लोग आएंगे, जैसा कि हजारों साल में